हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑलरेडी हमने पढ़ा चुका है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट से रेफर कर सकते हैं। सो फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने देखा कि कोई बॉडी पे यदि फोर्स हमारा नेट फोर्स 0 है तो उसका क्या इफेक्ट था, वो हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ में देखा। इसको हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला था। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल, यदि कोई फोर्स, एक एक्चुअल फोर्स लेट से x यूनिट, एक एक्चुअल फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन दैट बॉडी, ठीक है। ये हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में देखते हैं। सो इससे पहले, न्यूटन सेकेंड लॉ स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक टर्म यूज होता है मोमेंटम। सो मोमेंटम हम लोग देख लेते हैं क्या होता है मोमेंटम। सो किसी भी मूविंग बॉडी का जो मोमेंटम होता है, यदि उसका मास m है, इफ मास ऑफ द बॉडी इक्वल टू m, और वेलोसिटी जो है इसकी, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी v है, तो जो मोमेंटम होता है जिसको p से रिप्रेजेंट करते हैं वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। सो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी जो है क्या हमारा हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये जो है मोमेंटम का फार्मूला हुआ। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ। सो न्यूटन सेकेंड लॉ स्टार्ट करने से पहले हम लोग 3-4 ऑब्जर्वेशन देखेंगे। जैसे न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था वैसे ही सेम ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे। उसके बाद जो है न्यूटन सेकेंड लॉ के कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचेंगे। सो पहला हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि लेट से हमारे पास 2 व्हीकल है। एक जो है ये हैवी व्हीकल है और ये जो है हमारा लाइट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यदि इसको एक वेलोसिटी पे, हमको लेट से v वेलोसिटी पे 0 से, इनिशियली से 0 से v वेलोसिटी पे लेकर के जाना है इसको भी कहाँ 0 से v वेलोसिटी पे, किसी वेलोसिटी पे ले जाना है। इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है लेट से t है, और उतना ही टाइम इंटरवल में इसको भी 0 से v वेलोसिटी पे ले जाना है। तो क्या होगा, जो इस हैवी व्हीकल है उस पे जो फोर्स लगेगा हमको ले जाने के लिए, लेट से इस पे जो फोर्स लग रहा है हमने लगाया है F1, और इस पे इसको ले जाने के लिए जो फोर्स लगाया है वो है हमारा F2। तो क्या होगा कि यदि हैवी व्हीकल या लाइट व्हीकल दोनों को 0 से v स्पीड तक कांस्टेंट टाइम में ले जाना है, तो डेफिनेटली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि F1 जो है हैवी व्हीकल पे लगा फोर्स जो है F2 के बराबर नहीं होगा। और क्या होगा, F1 जो है ऑलवेज ग्रेटर होगा F2 से, क्योंकि ग्रेटर फोर्स हम लोगों को लगाना पड़ेगा, तभी जो है हैवी व्हीकल मूवमेंट स्टार्ट करेगा इनफैक्ट। और उसके बाद सिमिलर वे में यदि हम लोग को रोकना भी हो व्हीकल को, तो भी हम लोगों को F1 जो है हैवी व्हीकल वाला फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, इन कंपेयर टू द लाइट व्हीकल। सो इससे हम लोग को ये कंक्लूजन आया कि यदि कोई बॉडी है, यदि हैवी है, तो उसको मूवमेंट में लाने के लिए, वेलोसिटी में लाने के लिए, कांस्टेंट स्पीड पे लाने के लिए, इन अ कांस्टेंट टाइम इंटरवल हम लोग को ज़्यादा फोर्स चाहिए इन कंपेयर टू लाइट व्हीकल, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहला ऑब्जर्वेशन रहा। दूसरा ऑब्जर्वेशन अब हम लोग देखते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखते हैं कि एक क्या है कि हमारा लेट से ये ग्लास फ्लोर है, ठीक है, ये जो है ग्लास फ्लोर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहां से एक जो है छोटा सा मास का बॉडी और एक बड़ी मास की बॉडी, लेट से बोल देते हैं हम स्टोन, ठीक है। ये जो है एक स्टोन है और ये भी जो है एक स्टोन है। इसको हम लोग कांस्टेंट जो हाइट है h लेट से हाइट है, यहां से यदि हम ड्रॉप करते हैं, इसको जो भी ड्रॉप कर देते हैं, इसको भी हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, तो क्या होगा कि यहां पे एक मेन जो है लेट से खड़ा है, वो सोच रहा है कि यार ये डैमेज ना हो पाए, इसलिए क्या कर रहा है कि जो भी स्टोन आ रहा है उसको कैच कर रहा है। तो जो छोटा वाला स्टोन है इसको कैच करने के लिए इसको कम एफर्ट लगाना पड़ता है, जबकि हैवी वाला व्हीकल देख करके ही डर जाएगा ये कि अरे अरे भागो भागो, नहीं तो ये हमको ही डैमेज कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से ये हमको यहां से ऑब्जर्वेशन से मिला कि जो लाइट वेट है उसको रोकने के लिए या कैच करने के लिए हमको जो है ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपेयर टू द लाइट वेट। It means for heavy weight
requires force to stop is greater in compare to lightweight if both are moving with constant velocity and time needed to stop it is also same. इट मीन जो है यदि लेट से v वेलोसिटी से चल रहा है और उसको जो जीरो पे लाना है और ये कितना इंटरवल है, टाइम t है, और एक का मास जो है m1 है और दूसरे का मास जो है m2 है। लेट से m1 जो है हैवी है m2 से, m1 जो है हैवी मास है m2 से, तो जो फोर्स लग रहा है m1 वाले पे वो F1 है रोकने के लिए और F2 दूसरे वाले पे, तो ये भी F1 जो है F2 हमारा जो है ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। ये हमारा रहा दूसरा ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ से हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला कि एनीवे किसी भी बॉडी को एक कांस्टेंट स्पीड पे लाने या कांस्टेंट स्पीड से रोकने के लिए जो भी फोर्स रिक्वायर होता है वो ज़्यादा लगेगा हैवी व्हीकल, हैवी पार्टिकल में, हैवी मास में, और स्मॉलर लगेगा छोटे वाले मास में। सो ये हमारे दो ऑब्जर्वेशन से हमने कंक्लूजन निकाला कि जो भी फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होगा मास के। कंडीशंस क्या है? सेम टाइम इंटरवल एंड सेम स्पीड। ओके, जीरो से v लाने या ले जाने में ये जो है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा जो है m होगा। ये जो है इन दोनों ऑब्जर्वेशन से ये निकला। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन पे। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि एक बुलेट को जो है गन से फायर किया जा रहा है। यहाँ से जो है गन है एक, उससे बुलेट फायर किया जा रहा है और यहाँ पे आकर के बुलेट जो है हिट कर रही है इसको। ये जो है बुलेट हिट कर रही है और यहाँ पे जाकर के बुलेट रुक जा रही है। ठीक है, ऐसे हिट कर रही है, इतना जो है पेनिट्रेट कर दे रही है बॉडी को। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि गन को जब बुलेट से फायर किया जा रहा है इट मीन्स स्पीड बहुत ज़्यादा है बुलेट की, तो क्या हो रहा है कि इस बॉडी को इसको जो है पेनिट्रेट कर दे रहा है। लेकिन इसी गन को, इसी बुलेट को यदि हम लोगों ने हाथ से पकड़ कर इसको थ्रो करें तो ये बॉडी को, इसको आदमी को क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि यदि वेलोसिटी ज़्यादा है, इट मीन्स इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या है, कांस्टेंट मास है। ठीक है, यदि वेलोसिटी ज़्यादा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन in same time interval greater force is required. It means हमारा क्या है, एक कांस्टेंट मास के दो बॉडी है, mm मास है। ठीक है, इसको, इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है और इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है। यदि हमारी v1 ग्रेटर है v2 है और जो दोनों को स्टॉप करने के लिए v1 से इसको जीरो पे लाना है, स्टॉप करने का जो टाइम इंटरवल है यदि वो tt है, तो क्या होगा, जो फोर्स रिक्वायर होगा v1 वाले में उसको रोकने के लिए वो ग्रेटर होगा f2 से। ये हमने जो है ऑब्जर्वेशन से देखा। ठीक है, सो यहां से हम कंक्लूजन निकालें कि जो भी फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। कब? जब जो है मास टाइम इंटरवल क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तब ये जो है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। पहले ऑब्जर्वेशन और दूसरे ऑब्जर्वेशन में देखा कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता था। कब? जब वेलोसिटी और टाइम कांस्टेंट था। थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। कब? जब मास और टाइम कांस्टेंट है। अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे। लेट्स से ये एक बॉल है। ठीक है, क्रिकेटर क्या कर रहा है कि इसको बॉल को कैच कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि बॉल में कुछ मोमेंटम है ऑलरेडी, मतलब मास है और वेलोसिटी है, इट मींस मोमेंटम है उसमें। क्या होता है कि यदि ये जब इसको स्टॉप करता है यहाँ पे,
इट मीन्स यदि अपने हाथ को थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं किया, इट मीन्स टी बहुत ही जीरो है, टी जीरो है, तो क्या होगा कि ये जब आएगा यहाँ पे स्टॉप करने के लिए तो मे बी इसके जो हैंड है उसको डैमेज कर देगा। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या करता है जो भी क्रिकेटर है, जैसे ही बॉल आती है उसको यहाँ पे कैच करता है और अपने हैंड को थोड़ा सा जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में लाता है। इट मीन्स उसका मोमेंटम जीरो लाने के लिए, वेलोसिटी जीरो लाने के लिए थोड़ा सा टाइम इंटरवल बढ़ा देता है। यदि टाइम इंटरवल नहीं बढ़ाता, तुरंत रोकता, तो मे बी हैंड को जो है डैमेज कर देता है। इट मीन ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो यहां से ये हमको ऑब्जर्वेशन, इस क्रिकेट वाले क्रिकेटर से ऑब्जर्वेशन ये निकला कि जो मोमेंटम है वो क्या होता है कि टाइम पे डिपेंड करता है। सो चेंज इन जो मोमेंटम है, मोमेंटम वो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम। लेट्स से इस वाले, इसका मास जो है सेम है, इसका भी मास जो है, दूसरे पार्टिकल का भी मास सेम है। वेलोसिटी क्या है, दोनों की सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, लेकिन इसको रोकने के लिए जो टाइम इंटरवल है, इसको T1 लगा है, इसको T2 लगा है, तो जो फोर्स रिक्वायर्ड हो रहा है, यदि T1 ग्रेटर देन T2 है तो F1 जो है F2 से लेस होगा। इट मीन जो है यदि हम टाइम बढ़ाते हैं तो फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा हमको जो है कम लगेगा। तो यदि टाइम हम लोग बढ़ाते हैं तो फोर्स कम रिक्वायर्ड होता है। सो इस ऑब्जर्वेशन से ये हमको निकल के आया कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। सो ये हमारा जो है ऑब्जर्वेशन 4 से रिजल्ट आया। ओके, सो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2 से हमको रिजल्ट आया, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2 से हमको कंक्लूजन आया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होता है। एंड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन थर्ड से आया हमको रिजल्ट कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। ये फोर्स जो है ये वेक्टर है। ठीक है, और फ्रॉम फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो आया हमारा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन से फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है हमारा टाइम होता है। ये ग्रेटर द टाइम लेसर द फोर्स, ये जो है हमारे ऑब्जर्वेशन है। तो जो हमारा मोमेंटम होता है वो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। सो मास इंटू वेलोसिटी जो है मोमेंटम, इट मीन जो चेंज इन मोमेंटम है, इट मीन्स जो चेंज इन मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। इसी को जो है न्यूटन ने क्या किया, कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन न्यूटन ने ये बताया, उसी को हम लोग सेकेंड लॉ बोलते हैं। सो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force। इट मीन्स जो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा पी, और रेट बोला है तो डेल्टा टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये जो है हमारा न्यूटन का स्टेटमेंट रहा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है और उसका जो है ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन का लॉ हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग को P इक्वल टू पता है m इंटू वी। सो कोई भी प्रोपोर्शनलिटी को यदि हम लोग इक्वलिटी में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो यहां से F इक्वल टू हो जाएगा K इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। K को क्या करते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, सो क्या हो जाएगा, F जो हो जाएगा, यदि हम डेल्टा टी बहुत छोटा कर दें, डेल्टा टी इक्वल टू 0 या 10 टू 0 कर दें, तो जो F इक्वल टू हो जाएगा K इंटू डेल्टा पी की जगह क्या हो जाएगा, dp डिवाइडेड बाई dt। सो यहां से क्या आ जा रहा है, फोर्स वो आ रहा है हमारा K इंटू डी बाई डी टी। पी को क्या लिख सकते हैं यहां से, मास इंटू वेलोसिटी। सो K मास ऑलवेज, यानी कोई भी बॉडी है उसका मास तो कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी तो करेगा नहीं, तो मास इंटू डी वी बाई डी टी। यहां से F जो आ गया वो आ गया K मास इंटू वेलोसिटी, डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है न्यूटन का यहां से ये जो है कंक्लूजन वाला फार्मूला आया।
अब क्या कहते हैं, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो के को हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है या एज्यूम करना पड़ता है। तो न्यूटन ने क्या किया था कि इसको एज्यूम कर लिया था, उन्होंने एज्यूम कर दिया सिंप्लिसिटी के लिए k इक्वल टू 1। सो क्या हो जाता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारा जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ का फार्मूला हो गया। यदि मास जो है यूनिट है, मास इक्वल टू 1 kg है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 न्यूटन। इट मीन यदि 1 न्यूटन की डेफिनेशन हमको देनी हो, सो 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स required to bring the 1 kg body to 1 meter per second square acceleration from rest। ठीक है, from rest or from uniform motion, from rest or from uniform motion in straight line। इट मीन्स एक्सेलरेशन को 0 से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक लाने के लिए यूनिट केजी बॉडी को जितना फोर्स रिक्वायर होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन। ओके, सो ये हमारा रहा न्यूटन की डेफिनेशन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। आई होप गाइज ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन थर्ड लॉ एंड इंपल्स देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।